Hello and welcome back to the next lecture of our laws of motion which is chapter 1 class 9. So अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया, हमने सारे टर्म्स अंडरस्टैंड कर लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी देख लिए, फिर हमने लॉज भी पढ़ लिए. So what we will be doing in this lecture, we will be solving a very important derivation of our chapter, that is laws of motion, that is named as conservation of momentum. अब पहले तो हम ये इस टॉपिक का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब सेव करना. आई कैन से सेविंग या फिर हम सेव बोल देते हैं. सेव मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सुबह निकला घर से, आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट, और जैसे मैं निकला तो मैं कहीं पे गया, मैंने कहीं पे कुछ तो स्पेंड किया. फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग कॉस्ट, अभी तो पॉसिबल नहीं है बट फिर भी मैंने ट्रैवलिंग कॉस्ट दिया. किधर मैंने ट्रैवलिंग कॉस्ट दे दिया, किधर मैंने कुछ खा लिया, है ना. अभी क्वारंटाइन में कुछ पॉसिबल नहीं है बट फिर भी लेट्स अज्यूम कि यार मैंने कहीं पे खा लिया, कहीं मैंने किसी को दे दिए पैसे, और कहीं से मैंने अर्न भी कर लिए. सो एट द एंड व्हेन आई जस्ट रीच्ड होम अगेन, तो जब मैंने जेब में पॉकेट में चेक किया, कैलकुलेट किया, सो द अमाउंट वाज सेम. कितना था? 100. मतलब मैंने स्पेंड भी किया, मैंने अर्न भी कर लिया. एट द एंड द टोटल अमाउंट वाज 100. इनिशियली भी 100 था, फाइनल में भी 100 था. हेंस आई कैन से द मनी इज कंजर्व्ड, है ना. तो कंजर्वेशन मतलब सेव करना. इनिशियली जितना था उतना फाइनल में भी होना चाहिए, है ना. बट यहां पे मेरा कंजर्व क्या हो रहा है? आई कैन से मेरा कंजर्वेशन मोमेंटम हो रहा है. मोमेंटम हो रहा है मतलब इनिशियली कुछ मोमेंटम था और फाइनल में कुछ मोमेंटम है, और वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ओके. सो अगर मैं ऐसे एक ऐसी, मैं आपको इसका डेफिनेशन या फॉर्मूला दे देता हूं पहले, सो दैट कि हमें डिराइव करने में थोड़ा सा इजी हो जाए. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बोलते हैं पता है? वो लोग बोलते हैं कि जितना मोमेंटम फाइनल में था उतना मोमेंटम इनिशियल में रहेगा. किसका? अगर वो लोग बोलते हैं कि अगर दो बॉडी है और वो लोग ऐसे कोलाइड हो रही है, मतलब ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये फास्ट आ रही है, ये स्लो जा रहा है, तो ये स्लो चल रहा था, ये स्लो चल रहा था, और ये फास्ट चल रहा था, तो जैसे टकराएगा तो ये फास्ट हो जाएगा. कैन यू सी दिस? आप प्रैक्टिस करोगे, फिंगर्स में पेन आने लगेगा, है ना. सो करना नहीं, बट ये इमेजिन हो रहा है, देखो ये टकराएगा तो ये फास्ट हो जाएगा. हमने वो पुल वाला गेम देखा है, हम ज़्यादा जोर से मारते तो बॉल जो इधर से आ रहा है वो उधर रुक जाता है और दूसरा बॉल चलने लगता है. हेंस हम ये बोल सकते हैं कि अगर जब मोमेंटम जब बाद में हुआ, इस बॉडी के पास कुछ तो मास रहेगा, इस बॉडी के पास भी कुछ तो मास रहेगा. लेट्स अज्यूम इस बॉडी को मैंने बोला m1, या फिर मैंने इसको नाम दे दिया a, विच हैविंग मास m1. अब विच इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, है ना. इसको मैंने बोला लेट्स अज्यूम दिस बॉडी एज b विथ मास m2 मूविंग विथ वेलोसिटी u2, है ना. अब हमने बोला कि इसका मोमेंटम कितना रहेगा, सो आई कैन से मोमेंटम ऑफ ए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे मोमेंटम ऑफ ए विल बी m1 u1. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसका मास बी, ऑब्जेक्ट बी का क्या हो जाएगा? आई कैन से m2 u2. अब सर्टन सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो एग्जैक्टली ऐसे आ रहा था, ये लाइन टू लाइन टकरा रहा है, लाइन टू लाइन टकरा रहा है, ऐसे एंगल पे नहीं लग रहा है, इधर चला जाएगा. एक लाइन टू लाइन टकरा है, जब टकराएगा तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ही वो कोलाइड होगा, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? कैसे लोग ये स्पीड से आता है, ये टकराने के बाद, तो हम बोलेंगे इसका स्पीड बढ़ जाएगा. किसका बढ़ जाएगा? m2 का. जो इनिशियली u1 से धीरे धीरे चल रहा था उसका v2 बहुत बढ़ जाएगा, और जो u1 जो बहुत स्पीड से आ रहा था, आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी गेट रिड्यूस. इमेजिन हुआ? तो मेरे को बताओ इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? हेंस आई कैन से द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी m1 v1, और इस बॉडी का द बॉडी ऑफ, आई कैन से द बॉडी b विल हैव फाइनल मोमेंटम विल बी m2 v2. इमेजिन हुआ? तो इनिशियली कितना है? m1 u1, m2 u2. फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? m1 v1 प्लस m1 v1, और यहां पे हो जाएगा m2 v2. सो वो फॉर्मूला में वो लोग क्या बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? जितना फाइनल में मोमेंटम है उतना इनिशियल में होना चाहिए. इसका मतलब अगर मैं ऐसे फॉर्मूला लिख दूं तो इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2, माय टोटल इनिशियल मोमेंट,
एम, ठीक है, m2u2, आई एम सॉरी, ओके। ये है मेरा फॉर्मूला और यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम यस ऑब्वियसली हम इसको डिराइव करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द डायग्राम, बट आपको ये समझ में आया क्या है, m1v1 दैट इज माय फाइनल मोमेंटम, m1v1 प्लस m2v2 दैट इज माय फाइनल मोमेंटम, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय इनिशियल मोमेंटम दैट इज माय m1u1 प्लस m2u2, ओके ओके। बट ये कब होगा, बट ये कब पॉसिबल है, मार्क माय वर्ड्स, ये कब पॉसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन देयर इज नो external force is applied। इसका मतलब जैसे ये दो बॉडी आ रही थी, आई कैन से बॉडी आ रही थी, इससे जब टकराएगी तो ये स्पेस में होना चाहिए, मतलब ये किधर से ऐसा एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, इस पे हवा लग रही है, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब ये दो बॉडी कोलाइड है तो सिर्फ दो बॉडी ही कोलाइड होगी। Getting my point? Getting my point? When there is no external force is applied, I can say a sentence. When there is no external force is applied, the total final momentum is equal to the total initial momentum. I think I am just creating a image कि आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. Okay? So I'll just draw a diagram so you will understand in a better way. So मैंने क्या बोला, मैं ब्लू से बॉल बनाता हूँ. हमने भी वैसे ही जैसे दो ऑब्जेक्ट लिए तो मैंने उनको एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिया, तो मैंने बोला ये मेरा ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सेव हटा दूं मैं चलेगा, और ये मेरा बी ऑब्जेक्ट है। मैं बोलता हूं पहले हमने क्या कंसिडर किया, पहले हमने कंसिडर किया बिफोर कोलिजन, मतलब जब ये आ रहा था तो ये बिफोर कोलिजन हो गया, टकराने के बाद हम आफ्टर कोलिजन बोल देंगे। तो मैंने बोला बिफोर कोलिजन क्या हुआ, बिफोर कोलिजन, ये ए पार्ट है मेरा। बिफोर कोलिजन आई कैन से इस बॉडी का मास m1 है विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1, अ बॉडी ए हैविंग मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी u1। और अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि बहुत फास्ट है तो मैंने इसका एरो बड़ा कर दिया, अब इमेजिन हो रहा है। अब हमने बोला सिमिलरली लेट बॉडी बी ऑफ मास m2 मूविंग विथ वेलोसिटी u2। इमेजिन हो, देखो ये बड़ा वाला है, मतलब बड़ा है मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, एंड ऑब्वियसली अगर इसका स्लो होता, इसका ज्यादा होता तो ये पहले आगे चलता, कोलाइड ही नहीं होता। ओके, सो इसके लिए मैंने इसका वेलोसिटी ज्यादा रखा सो दैट इट विल कोलाइड एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम इट विल कोलाइड। सो हमने देखा बी पार्ट पे क्या हुआ, तो हमने बोला बिफोर कोलिजन था, अब हम देखेंगे एट कोलिजन। अब एट कोलिजन क्या होगा, हमने बोला एट कोलिजन हो रहा है मतलब हम दो सर्कल बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब एट कोलिजन क्या होगा, हमने बोला कोलिजन होने पे मास चेंज हो जाता है क्या, नहीं ना। तो अगर ये बॉडी ए है तो इसका मास m1 ही रहेगा, और ये अगर बॉडी B है तो इसका मास m2 ही रहेगा। ठीक है, ये एट कोलिजन हो रहा है, हम बोलेंगे ये इस पे कुछ फोर्स दे रहा है, ये इस पे कुछ फोर्स देगा, हम देखेंगे। मे बी इंटेलिजेंट माइंड्स विल बी थिंकिंग लाइक कि सर ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ तो किया था, यहाँ से बैठे देखा, यहाँ से बैठे कुछ देखा, हम देखेंगे इसको, बट हम लास्ट वाला देख लेते हैं डायग्राम फटाफट। सो अब मुझे बताओ एट कोलिजन के बाद क्या आएगा, आई कैन से बिफोर था, एट हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, यस यू आर करेक्ट, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बताओ आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हम बोलेंगे जो ए था, ऑब्जेक्ट ए था, ये जो ए ऑब्जेक्ट है इट विल मूव विथ वेलोसिटी, आई कैन से लेस वेलोसिटी, आई कैन से अगर इसको मास चेंज हुआ क्या, नहीं ना, मास तो सेम रहेगा ना आफ्टर कोलिजन भी, तो इधर हो गया ये m1 ही रहेगा, एंड इसका जो वेलोसिटी है वो v1 हो जाएगा, एंड विच विल बी रिड्यूस्ड, है ना। अब दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको बोला बी ऑब्जेक्ट, इसका मास m2 एंड वेलोसिटी विल बी v2।
सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यार u1 पहले बहुत स्पीड से आता, टकराने के बाद जो m2 मास है वो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो देखो इसका स्पीड ज़्यादा था और आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा m2 का, है ना। तो आई कैन से द अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A विल बी m1 u1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ B विल बी m2 u2। एट कोलिजन कुछ तो होगा, हम देखेंगे। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आई कैन से बॉडी A will have a momentum, I can say my final momentum as m2 m1 v1 and body B as a final momentum of m2 v2। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। सर यहाँ पे क्या हुआ यार, ये चीज तो हमने एक्सप्लेन ही नहीं की थोड़ा डिटेल में। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर का आपको कुछ याद होगा तो हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, है ना। सो अगर आपको याद होगा तो मैं इस ब्लैक से बनाता हूं। अगर मैंने आपको आपने अगर लास्ट लेक्चर मेरा देखा है, दैट इज माय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा है अच्छे से, तो आपको याद होगा अगर मैं ऑब्जेक्ट ए पे बैठा, अगर मैं ऑब्जेक्ट ए पे हूं तो जैसे ही मैं इसको टकराऊंगा तो इनिशियली मैं क्या करूंगा, इस पे एक्शन करूंगा, किस पे, बी पे। तो एट अ मोमेंट जब मैंने इस पे एक्शन किया तो हम क्या बोलेंगे, बी मुझ पे रिएक्शन फोर्स देगा, है ना। जैसे मैं आया टकराऊंगा तो मुझे क्या फील आएगा, एकदम जर्क फील आएगा, क्योंकि बी वॉज एट स्लाइटली लेसर स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि हम जब ए पे बैठे थे तो हमें क्या फील आया, आई कैन से एक फोर्स फील हुआ, हमने एक्शन किया बट एक रिएक्शन फोर्स आया, हेंस एक फोर्स फील हुआ ऑन ए, hence I can say force on A by B। force on A, यहां पे एक फोर्स आएगा, I can say कौन सा डायरेक्शन में आएगा, मैं बोलूं ऐसे डायरेक्शन में आएगा। force on A by B is F1। कुछ इमेजिन हुआ, कुछ समझ में आ रहा है ना। अब सिमिलर वे में इफ आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम बी, अगर मैं बी पे बैठा हूं तो क्या होगा मुझे बताओ, छोटा बड़ा हो गया चल जाएगा, ए है ये बी है। इफ आई एम एट बी, मुझे बताओ अगर मैं बी पे तो क्या होगा, हम बोलेंगे मास तो चेंज नहीं होगा, हम बोलेंगे जब बी पे था तो मैं आगे चल रहा था, मुझे पीछे से आगे से धक्का दिया जोर से, छो दिया, जो पुश किया तो क्या होगा, हम पहले तो हम उस पर कुछ एक्शन देंगे थोड़ी देर के लिए और वो मुझ पर एक रिएक्शन देगा कि नहीं आगे चलना है मेरे को, इमेजिन हो रहा है। तो अगर मैंने बोला कि फोर्स ऑन बी किसने लगाया, आई कैन से ए ने, बाय ए इज, हमने इसको नया नाम दे दिया, इसको दे दिया F2। गेटिंग माय पॉइंट। अगर बी पे फोर्स लग रहा है बाय ए तो कौन सा डायरेक्शन में होगा, हम बोलेंगे ऐसे डायरेक्शन में होगा, hence it is termed as F2, और यहां पे डायरेक्शन जाएगा तो इसको बोलेंगे F1। इमेजिन हुआ। तो अगर देखो सिंपल है, अगर मैंने ए पे बैठा था तो मुझे क्या फील हुआ, मुझे आगे से फोर्स आएगा, और जब मैं बी पे था तो मुझे क्या फील आया कि मुझे पीछे से फोर्स लग रहा था, है ना। हेंस अगर मैंने डायरेक्शन देखा तो ये देखो, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। बट अगर मैं इधर देखूं तो कोलिजन कितने सेकंड के लिए होगा, 2-3 घंटे के लिए होगा, नहीं ना, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जितने टाइम के लिए F1 लगा रहेगा उतने टाइम के लिए F2 भी लगा रहेगा, और दोनों फोर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हेंस अगर हम यहां पे देखेंगे तो मैं ऐसे बोलूं ये दोनों फोर्स सेम है, बट हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो आई कैन से माय F2 इज पॉजिटिव, तो मैंने F2 लिखा, अब ऐसे याद रख लो F2 इधर लिखा, हेंस इज इक्वल टू, आई कैन से इट इज माइनस ऑफ F1, है ना। ये समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव में जाए तो इसके लिए मैंने नेगेटिव ले लिया, और ये पॉजिटिव में जाए तो पॉजिटिव ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल है, बिफोर कोलिजन ये इसका मोमेंटम, इसका वेलोसिटी ज्यादा था, आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी रिड्यूस हो गया। बट हमने क्या देखा, हमने एट कोलिजन की बात की तो मुझे ये पता चला सेंटेंस में, एंड दिस सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधे लोग तो भूल जाते हैं, नहीं हमको समझ में आया। हमने ए पे बैठ के देखा तो हमें क्या लगा कि बी ने हम पे फोर्स दिया, सो फोर्स ऑन ए
बाय बी इज F1, फोर्स ऑन बी बाय ए इज F2, और दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट. गेटिंग माई पॉइंट. सो ये आंसर आता है मुझे F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1. इतना आ गया. अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में ड्रॉ करना है क्या? नहीं. जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर से आपको बोल रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस चीज़ को आप अपने वे में एक्सप्लेन करो. और शायद जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है यहाँ पे, आपको उस एक्सप्लेनेशन को आप अपने वर्ड्स में लिखना. एंड अगर आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छा है, मतलब मुझसे अगर आपने शेयर किया तो बहुत अच्छा है. मैं रीड करके मैं बोलूँगा कि शायद ये मिस्टेक है कि नहीं है, और मैं बताऊँगा ऐसा, मतलब मैं आपको बुरा नहीं बोलूँगा, आप मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा. और ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है. हमको क्या लिखना है? सेंटेंसेस. इफ़ यू आई वॉन्ट यू टू फॉलो द टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में जैसे सेंटेंस लिखे हैं हमने वैसे ही याद रखे हैं. गेटिंग माई पॉइंट. तो अगर आपको ये अगर आप पॉज करके कुछ किधर पहले ही लिख दोगे तो बेटर रहेगा. अदरवाइज आप ऊपर जाके वहाँ पे PDF का ऑप्शन है, PDF के ऑप्शन में जाके आप PDF में फ़ोटो लिख लेना. ठीक है. और मैं इस आधे पार्ट को रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने इमेजिन किया ना कि यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली. वी हैव अंडरस्टूड ना एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, और हमें ये इक्वेशन मिल गया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी माय डेरिवेशन. सो जस्ट टेक अ पॉज एंड टेक अ इफ पॉसिबल टेक अ स्क्रीनशॉट, और जो पॉसिबल नहीं है ऐप में आप PDF में मिल जाएगा. सो आई जस्ट डिराइव दिस इक्वेशन. मैंने ये सॉल्व कर दिया है एंड आई विल बी सॉल्विंग द डेरिवेशन. मुझे लास्ट में वैल्यू क्या मिली थी, दैट इज F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1. हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है यहाँ से. डेरिवेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. तो मुझे बताओ F2 होता क्या है. अगर मैं द लाइन बना देता हूँ सो इट विल बी इजी. ओके, सो मुझे बताओ F2 होता क्या है. हेंस हमने एक चीज पढ़ी थी बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. F2 क्या होता है, आई कैन से F क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर मैंने यहां पे लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, बट ये किसका है, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का है, तो मैंने इधर भी लिखा m2a2. यहां पे देयरफॉर आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ m1a1, है ना. F इज इक्वल टू ma, है ना. फोर्स इज इक्वल टू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. और एक्चुअल में डेफिनेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब थोड़ा और हम इसको डिटेल में करते, तो हमने बोला m2, और हमें एक चीज पढ़ी है, व्हाट इज एक्सेलरेशन. क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने क्या बोला कि व्हाट इज a2. हम बोलेंगे यार इनिशियल और फाइनल के टर्म में लिखते, तो हमने बोल दिया एक्सेलरेशन होता क्या है, हम बोलेंगे v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टाइम. v2 is my acceleration of second object. तो हमने बोला एक्सेलरेशन होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. अब ये टाइम कौन सा है, टाइम वो वाला है जिस टाइम के लिए कोलिजन हुआ और उसी टाइम के लिए फोर्स चेंज हुआ, है ना. फोर्स लगा रहेगा, हेंस वो टाइम है. अब देखते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1, आई कैन से v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टाइम. ओके. तो हमने बोला ये टाइम कौन सा है, हम बोलेंगे ये इस पे टकराने का टाइम है और ये इस पे टकराने का टाइम है, और दोनों टाइम सेम रहेगा. दोनों टाइम समझ में आ रहा है, कोलिजन एट कोलिजन टाइम विल बी सेम. तो ये टाइम गया, बचेगा कितना, तो हमने लिखा देयरफॉर m2v2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस m2u2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई के अंदर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ m1v1, इधर क्या आ जाएगा माइनस m1, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो इट विल बी m1u1, है ना. अब हमने देखा देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को यहां पे भेज देते हैं, और यहां का नेगेटिव यहां पे आ जाएगा. ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई कैन से ये इधर चला गया, तो ये किधर लिखूंगा, इधर m1v1, और ये वाला बच गया ना, प्लस m2v2. समझा, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये तो पहले से था ही. अब ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे आ रहा है, और पहले वाला टर्म मैंने लिख दिया, तो ये m1u1, और ये वाला इधर आ गया, तो इट विल बी माइनस, इधर गया तो इट विल बी प्लस m2u2, एंड दिस इज माय फॉर्मूला, या फिर मैं बोलूं दिस इज माय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
वही तो है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, m1v1 plus m2v2 is equal to m1u1 plus m2u2. Hence I can say my total, I can say the total final momentum is equal to total initial momentum. कब पॉसिबल है? when there is no external force is applied. ठीक है, ये मैंने मेरे टर्म्स में लिख के दिया है आपको। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से टेक्स्ट बुक से देखना और टेक्स्ट बुक वाला मेथड लिखना। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो सर एग्जाम में डायग्राम बनाने का है क्या? नहीं, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने का। एग्जाम में क्या लिखने का है? हमें टेक्स्ट बुक वाला मेथड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, यही मेथड लिखना है। मैं टेक्स्ट बुक का पीडीएफ, टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है मैं क्रॉप करके दे दूंगा आपको। 3 बोल्ड में लाइन दिख रही है, उसके नीचे एग्जैक्टली लिख देना। एंड मैं आपको वापस नहीं बोलूंगा दैट द होमवर्क इज राइट डाउन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक 2 टाइम्स। एक टाइम आपके नोटबुक में और एक टाइम आपकी रफ बुक में। गेटिंग माई पॉइंट। इजी है ये डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है। मे भी देखो सिंपल है। हमने फोर्स इक्वेट किया, हमने बोला यहाँ वाला फोर्स इज इक्वल टू यहाँ वाला फोर्स, दैट इज नेगेटिव साइन। तो हमने बोला ये, इसको मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन किया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फिर मैथमेटिक्स है, इधर वाला टर्म इधर ले लिया हमने, यू वाले टर्म साथ में ले लिए, वी वाले साथ में ले लिए, ऐसे बोल सकते हैं हम। देखो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, हेंस आई गॉट द फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन वी अप्लाई इन सम ऑफ द एग्जांपल्स या सम ऑफ द एप्लीकेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी के बेस्ड, मार्क माय वर्ड्स, इसी के बेस्ड पे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। So the first example I am considering after this, just write down this, आप अच्छे से आपके फॉर्मेट में लिखो। यहाँ पे टेक्स्ट बुक मैंने बहुत सारे रीजन भी है, वो सब लिखे नहीं। आप जैसे का जैसे टेक्स्ट बुक है ना, वैसे का वैसे लिखोगे, आपको स्कूल में आउट ऑफ मिलेगा। किसके जैसा? टेक्स्ट बुक के जैसा ही लिखने का, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। ओके। तो कभी भी फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन होगा कि नहीं सर ये क्लासेस की नोट्स में भी अच्छा दिया है, आपने भी कुछ अलग से करवाया, टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से करवाया। सो गो फॉर द टेक्स्ट बुक, बिकॉज स्कूल वाले टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, है ना। सो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ये रियल लाइफ है। तो आप ये जब इसको पॉज करके अच्छे से नोटबुक में लिखो एंड देन विल सॉल्व विथ 1 एग्जाम्पल एंड विल वाइंड अप द सेशन। ओके, जस्ट टेक अ पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन अ नोटबुक। ओके, सो आपने वो लिख दिया है अच्छे से। आई थिंक आई बिलीव कि आपको सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है और ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, सीधा हमें डेरिवेशन लिखना है और कोई ज़्यादा ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद, इस डेरिवेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है या फिर एक एग्जाम्पल ले लो, that is based on my conservation of momentum। उसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या बोल दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। अगर मैं आपको शॉर्ट में लिख के वापस एक बार दिखा दूं तो ये क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। कब पॉसिबल है क्या मेरा टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम? कब पॉसिबल है? Only when there is no external force is applied. When no external force is applied. So इसका एग्जाम्पल हम क्या ले, तो हमने कंसिडर किया हमारी एक गन लेते हैं, गन। अब अज्यूम करिए मैंने गन लिया और मैंने इसको ऐसे रखा और मैंने गन से जैसे ही मैंने बुलेट, अगर मैंने इस गन में देखा तो अगर मैंने बोला इस गन का खुद का कुछ मास होगा और गन में एक बुलेट है, बुलेट का भी खुद का एक कुछ मास होगा। सो लेट्स अज्यूम
द मास ऑफ बुलेट, जो बुलेट का जो मास है उसको मैंने बोला m1, क्या बोला m1, और द मास ऑफ दिस गन इज m2। अब इनिशियली दोनों क्या कर रहे हैं, हमने बोला ऐसी गन पकड़ के रखा, मैंने फायर नहीं किया, तो इनिशियली क्या है, बुलेट भी रेस्ट में है एंड गन इज ऑल्सो एट रेस्ट। मतलब अगर मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन इज 0, बट जैसे ही मैंने फायर किया, तो आपने कभी फायर देखा, फायर कभी टिचक टिचक ऐसे टिचक 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 डिचुक 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 नहीं होता, जो भी होता है जैसा भी होता है। फायर कैसे होता है, जब फायर करते हो तो पता गन ऐसे पीछे आता है, टिचक टिचक। देखो मैं फील कर रहा था गन कभी, ये मूवीज है ना अपनी इंडियन मूवीज बहुत बकवास होती है, कुछ दिखाते नहीं है लॉजिकल, ऐसे आता है हीरो टचक 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 गोली मारता है, कभी पॉसिबल नहीं है। बुलेट फायर करने के लिए, बुलेट फायर करने के लिए ऐसे एंगल पे गोली मारता है, पॉसिबल नहीं है। बुलेट फायर करने के लिए हमें प्रॉपरली गन को ऐसे पकड़ना पड़ता है और ऐसे 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 डाल के नहीं बुलेट फायर करते हैं, उसको प्रॉपरली शोल्डर के इधर रख के फिर फायर करते हैं। आपने देखा होगा वो जो गन बुलेट फायर होती है तो गन थोड़ा पीछे आता है और वो इम्पैक्ट यहाँ पे रहता है। हेंस अगर मैंने ऐसे लिया तो ये भाई ये पूरा आउट हो जाएगा, टूट जाएगा। सो ठीक है वो सब छोड़ो, हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं। बुलेट किया फायर, तो जैसे मैंने बुलेट को फायर किया तो मैंने बोला मास तो m1 है, बुलेट का मास तो m1 है। अब वो क्या करेगा, वो वेलोसिटी से आगे जाएगा। बट अगर मैंने बोला कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो मुझे मोमेंटम तो कंजर्व करना पड़ेगा। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड। मोमेंटम मतलब अगर बॉडी आगे जा रहा है तो कोई तो पीछे आना चाहिए। हेंस जैसे मैंने बुलेट फायर किया तो पीछे कौन आता है, हम बोलेंगे मेरा गन पीछे आता है ना। और ये हमने मूवीज में देखा है, बट हमने कभी दिमाग नहीं लगाया पीछे क्यों आता है। हमारे इंडियन मूवीज में डिचुक 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 गोली मारते हैं, जो भी होता है आई नो, धाय 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 जो भी आवाज आती है, बट कभी हमने ऐसे फील नहीं किया, सोचा नहीं उसके बारे में। बट जैसे ही मैं फायर करता हूं तो ये गन थोड़ी सी पीछे आती है। हैंस दैट मोशन ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज टर्म्ड एज रिकॉइलिंग वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिकॉइल, और इस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी या फिर रिकॉइल वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने ऐसे डायरेक्टली अगर लिख दिया, मैं सेंटेंस के फॉर्म में नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, तो मैंने बोला इनिशियली ये मेरा गन है जैसा भी होता है, और यहां पे मेरी बुलेट है, इसको मैंने बोला मास m1, वेलोसिटी u1 दैट इज 0। इस गन के मास को मैंने बोल दिया m2 विथ इनिशियल वेलोसिटी u2 दैट इज ऑल्सो 0। तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, हमने बोला m1 0 प्लस m2 इंटू 0। ये क्या है मेरा, आई कैन से माई टोटल इनिशियल मोमेंटम है ना, दैट इज इक्वल टू माई m1 इंटू 0 और m2 इंटू 0। वैसे अगर मैंने दूसरे की बात की, जब मैंने फायर कर दिया है, अब मैंने बुलेट फायर कर दिया, बुलेट यहां से बाहर आ गया, अब इसका मास तो m1 ही है, बट हाँ ये वेलोसिटी हो जाएगी v1 एंड विच विल नाउ विच विल नॉट बी 0, कुछ तो वेलोसिटी होगा। हेंस इसको कवर करने के लिए ये जो मेरा गन का जो मास है m2 और जो वेलोसिटी v2 है उसको कुछ तो करना पड़ेगा। हेंस अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट ऐसे लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
एंड इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं, पहले दोनों रेस्ट पे था और अगर मूव होने लग गया, तो अगर ये आगे मूव करेगा तो ये पीछे मूव होगा, हमने ऐसे बोला तो हम प्रूव करते हैं। तो हमने बोला ये हमको समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड से, तो मैंने बोला देयरफॉर टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, मैंने लिखा, तो इधर लिखा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 0 हो गया ना। तो यहाँ पे आप सेंटेंस मैंने लिखा नहीं है, आप लिखोगे, ठीक है, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ये 0 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जब बुलेट फायर कर दी तो बुलेट की कुछ तो वेलोसिटी होगी, ये हमको पता है, बट मैंने बोला कि मुझे वो रिकॉइलिंग वेलोसिटी बोलो। अब रिकॉइल किसका होता है, हम बोलेंगे गन का होगा, ठीक है, रिकॉइल किसका होगा, गन का होगा। अगर आपने वो टैंक देखा होगा, टैंक, आर्मी का टैंक, वो भी जब बुलेट फायर करता है तो पता थोड़ा पीछे आता है, जैसे ही फायर करेगा सब तो पीछे आएगा। A conventional weapon's recoil cycle starts in the forward or battery position. On firing, the recoiling parts are accelerated rearward at high velocity. This force is absorbed by the recoil mechanism, which then pushes the gun tube back into battery. आर्मी का टैंक, वो भी जब बुलेट फायर करता है तो पता थोड़ा पीछे आता है, जैसे ही फायर करेगा सब तो पीछे आएगा, हेंस उसको बोलते हैं हम रिकॉइलिंग। तो रिकॉइल किसका होता है, हमने बोला m2 का, मतलब v2 का होगा, तो हमने v2 को इधर रखा, तो ये होगा m2 v2, और इधर आ जाएगा क्या, हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ m1 v1। अब ये m2 नीचे, ये m2 नीचे आ गया, एंड दैट इज v1, एंड hence I got the velocity of 2, that is I can say this v2 is known as my recoil velocity। और ये किसका होगा, गन का कि बुलेट का, ये होगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, धाय धाय। ओके, सो विद दिस ये सबका होता है रिकॉइल वेलोसिटी। आप टैंक का भी वेलोसिटी ऐसी देख सकते हैं। ये समझ में आया आपको, ये क्या है, ये है मेरा एप्लीकेशन, आई कैन से एग्जांपल ऑफ माय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसका एग्जांपल, हम नाम देंगे इसको रिकॉइल वेलोसिटी, आई कैन से रिकॉइल वेलोसिटी, या फिर रिकॉइल ऑफ गन, चलेगा। ये मैंने नाम दिया, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, गन एंड बुलेट, रिकॉइल ऑफ गन वेलोसिटी, रिकॉइल ऑफ टैंक, जो भी है मैंने नाम दिया रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस जब आप आपका नोटबुक जब खोलोगे, अब जब आपका ये पीडीएफ ओपन करोगे, तो पीडीएफ में आपको इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको बता रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, कब पॉसिबल है, मोमेंटम कंजर्वेशन कब पॉसिबल है, व्हाट इज द कंडीशन, तो क्या बोलेगा, कंडीशन क्या है, when there is no external forces applied। recoil velocity किसका होता है, गन का होता है। the backward velocity of the gun is called as recoil velocity, and in different forms वो लोग अलग वे में आपको पूछेंगे। so जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने कर लिए हैं, कुछ बेसिक चीजें हमने थोड़े से पॉज पे रखी है, विल बी डूइंग इन अपकमिंग लेक्चर्स। सो जितना अभी तक कराया है वो समझ में आया, इसके बाद मैं आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आई रिक्वेस्ट, इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे पूछो, चलेगा। ओके, आप मुझे मैसेज करो, आप अनिल सर को मैसेज करो, बस 9 बजे से पहले, 9 बजे के बाद प्लीज। ओके, सो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था, आई थिंक शायद थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया बट चल जाएगा। ओके, सो जस्ट ड्रॉ इट योर सेल्फ। आप टेक्स्ट बुक से ये वाले पार्ट से रीड करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट एंड डू द होमवर्क। वो डेरिवेशन 2 टाइम्स, ये तो नोट्स में एक बार पूरा लिखना ही है, फिर डेरिवेशन एक और बार आप रफ बुक में लिख देना, एक बार पूरा लिखना है यहाँ पे और फिर एक बार आप रफ बुक में भी लिख देना, सो दैट यू विल गेट अ प्रैक्टिस। अगर आपको 2 बार में समझ में नहीं आ रहा, 3 बार लिखो, चलेगा। आप मुझे भेजोगे, मुझे मज़ा आएगा कि अरे चलो ठीक है, 2 बार किया, 3 बार किया, है ना, एकदम इज्जत से किया। ओके, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट एंड बाय।